हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं कुणाल नंदवाना कोटा मेंटर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी बोर्ड क्लास का बहुत ही अमेजिंग चैप्टर। और अमेजिंग इसलिए क्योंकि जो फिजिक्स है उसका हाई वेटेज चैप्टर यहां पर ये रहने वाला है। टोटल मिलाकर कितने मार्क्स का रहने वाला है सर? ये 10 मार्क्स का। तो पहली बात, सबसे ज्यादा हाई वेटेज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी बोर्ड क्लास में ये चैप्टर। उसके अलावा क्या सर? चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट बोले तो प्रकाश। लाइट क्या होता है? लाइट हमारे जीवन में उजालों को भर देता है, नई नई चीजों को सीखने का मौका देता है। हर चीज जो भी हम देख पाते हैं, जो चीजें विजिबल है, वो किसकी वजह से विजिबल है? लाइट की वजह से। तो लाइट एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना है। नेचुरल जो लाइट है हमारे को सन से मिलती है, और वो जो लाइट है उस वजह से, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, उनका रंग पहचान पाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, सिर्फ ना बोर्ड क्लास के लिए, आपके लाइफ में आप जो भी चीजें आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो हर चीज किसकी वजह से पॉसिबल है? इस लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। बहुत सारे अमेजिंग फिनोमिना हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला जो लाइट का फिनोमिना है वो है रिफ्लेक्शन। ये आपको पता होना ही चाहिए। लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में। देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये हम सब जानते हैं कि लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। किस पर रिफ्लेक्ट करेगी? एक ऐसे सरफेस जो बिल्कुल क्या है? स्मूथ है और इक्वल है। अनइक्वल नहीं, इक्वल सरफेस। रफ सरफेस नहीं, प्लेन सरफेस यहां पर होना चाहिए। व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस। हाईली पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल फाइन हो। उस पर अगर लाइट को गिराया जाए तो लाइट क्या करती है? वापस वहां से दूर चली जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होकर अपनी जगह को क्या कर देगी? पोजीशन को चेंज कर देगी। सच एज मिरर। तो ज्यादातर लाइट कहां पर रिफ्लेक्ट होती है? मिरर पे। तो जब मिरर पर आप अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरे पर कोई लाइट गिरी और वहां से गिरकर आपको इमेज दिखाई देंगे। तो वो इमेज किसकी वजह से दिखाई देते हैं? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो चेहरे, जो आप चेहरा देख पाते हैं या सेल्फी जो ले पाते हैं, वो किसकी वजह से ले पाते हैं? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसी की वजह से आप देख पाएंगे। द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। लाइट क्या हो जाएगी भैया? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सामने से वापस आ जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर हम देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन, चूंकि हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन एक स्मूथ सरफेस पर जब कोई लाइट आती है तो टकराकर चली जाती है। अब यहां पर क्या हम पढ़ने वाले हैं कि वो टकराकर कहां जाएगी, किस तरीके से जाएगी, उसके लॉस क्या है, रूल्स क्या है, तो वो हम यहां पर देखेंगे। देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया? आर होगा। जैसे ये आपका एक प्लेन मिरर है, मींस एक जो इसका साइड होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग होगा। ऊपर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग होगा, नीचे वाला साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। जब इस पर कोई लाइन आएगी तो आने वाली लाइन को इंसिडेंट रे बोला जाता है, और आएगी और कहीं प्लेन पर टकराएगी किसी पॉइंट पर, और टकराकर क्या चली जाएगी? वापस चली जाएगी। तो जो आएगी उसको इंसिडेंट, जाने वाली को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट आने वाली को, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड। और ये क्या करेगी? ये एक नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है, वहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी लाइन डाली जाए तो उसको क्या बोलेंगे भैया? नॉर्मल बोलेंगे। तो ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल से आने वाली लाइन जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जाने वाली जो लाइन, वो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पहला रूल जो है, पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, उस लॉ में साफ साफ लिखा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो दो ही नियम यहां पर पढ़ेंगे हम। उसमें से पहला कौन सा है कि I इज इक्वल टू आर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट रूल यहां पर हम देखेंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल
तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, सेम प्लेन में, और सेम पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे। देखो आप, सेम पॉइंट सेम प्लेन पर। देखो, एंड द नॉर्मल ऑफ टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन पर इंसिडेंट का पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट और नॉर्मल, तीनों सेम पॉइंट पर सेम प्लेन पर मिलने वाले हैं। तो ये दूसरा लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, कि कभी भी जब आपको इमेज बनाओगे, जैसे अपन एक इमेज बना के देख लेते हैं यहां पर, देखेंगे कि ये हमने क्या बना दिया, एक मिरर बना दिया, प्लेन मिरर। अब यहां से क्या कर दिया जाए, एक इंसिडेंट रे आ गई, ठीक है। इंसिडेंट रे आने के बाद क्या हो गया, ये इंसिडेंट आई तो ये यहां से कहीं से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ठीक है। और एक नॉर्मल, तो एक हम बना देंगे नॉर्मल, ये हमने बना दिया नॉर्मल। नॉर्मल को डैश लाइन से क्यों बनाया जाता है, नॉर्मल को डैश लाइन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, इमेजिनरी। हमने इमेज किया है कि हाँ यहां पर एक कोई नॉर्मल होने वाला है। अब यहां पर हम देखेंगे, देखो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग, कितना भी बड़ा हो सकता है एक मिरर। अब यहां से कोई रे आ रही है तो इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये जाएगी। तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का जो एंगल रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो आई होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो आर होगा, वो भी नॉर्मल से। और ये दोनों क्या रहने वाले हैं भैया, आई इज इक्वल्स टू आर। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा रूल क्या कहते हैं, दूसरा रूल कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों सेम प्लेन पर रहने वाले हैं। क्या सेम प्लेन पर ही है क्या ये, तो ये सेम प्लेन पर है, सेम पॉइंट्स पर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। तो क्या दोनों नियम रिफ्लेक्शन के समझ में आते हैं क्या हमारे को, तो आसानी से सिंपल दो नियम थे, उन दो नियमों को हमने वापस से डायग्राम पहले बना हुआ था, फिर भी हमने बना के देख लिया है। बात करें नेक्स्ट लाइन, देखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन अगर किसी भी सिंपल रिफ्लेक्टिंग मिरर इन द सेंस जो आपके घर में लगा होता है, जिस पर आप अपना चेहरा रोज देखते हैं, वो वाला मिरर। देखो इमेज फॉर्म प्लेन मिरर जिसको बोलते हैं, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब वो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, जरूरी नहीं है वो कांच ही हो, कुछ भी रिफ्लेक्टिंग चमकदार सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ हो, जिसमें आपका चेहरा दिखता हो, तो उसको प्लेन मिरर बोला जा सकता है। तो होगा क्या, जब आप किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो क्या पैरेलल हैं क्या आप उसके, यस, यहां मिरर है, यहां हम दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। देखो तो इमेज कैसी बनेगी, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आप है, ये आपका मिरर है। तो जब आप, ये आप हैं, जब आप खड़े हुए हैं और मिरर की तरफ देख रहे हैं, तो देखो यहां से कोई रे जाएगी, लाइट की रे जाएगी, जो जाकर किससे टकराएगी, इस मिरर से टकराएगी। यहां से एक रे गई जो जाकर मिरर से टकराई और टकरा कर वापस से कहां गई, आपके पास आ गई। तो क्या आपको आपका चेहरा दिखाई देगा क्या, देगा। अब इसके कुछ रूल्स, जैसा कि हमने देखा कि सर डायरेक्ट अगर पोल पर जाए, पोल अभी सिखाएंगे क्या होता है, डायरेक्ट अगर पोल पर जाए तो जिस एंगल पर गया है उसी एंगल से क्या जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा। जिस एंगल से गया है उसी एंगल से बाहर आ जाएगा। तो देखो ये इमेज कहां दिखता है, इमेज वापस बाहर आके थोड़ी दिखेगा, कांच के अंदर दिखता है। इमेज कहां दिखता है, कांच के अंदर। तो होगा क्या, यहां रिफ्लेक्टिंग, यहां हम खड़े हुए, तो कांच के अंदर एक इमेजिनरी, एक झूठा चित्र बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है झूठा। तो वो ए और बी, तो जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज का क्या बन गया भैया, इमेज बन गया। तो जिस डिस्टेंस पर हम खड़े हुए हैं वहां से हम जैसा सीधा देखते हैं तो उतना ही दूर क्या बन जाता है, हमारा इमेज बन जाता है। उसका रीजन क्या है कि एक रे गई, रे टकराई और वापस आ गई। तो जिस एंगल से आप जाएंगे उसी एंगल से आपको वापस आना पड़ेगा। देखो जिस एंगल से हम गए उसी एंगल से वापस आ गए। तो एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट वहां पर
दिखाई देगा, उसको इमेज बोला जाता है। देखेंगे, वर्चुअल इमेजिनरी मतलब असली नहीं है, काल्पनिक है। एंड इरेक्ट, इरेक्ट किसको बोलते हैं? वर्चुअल द इमेजिंग दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, कोई स्क्रीन पर नहीं बनी, मिरर के अंदर बनी है वो इमेज। लैटरली इन्वर्टेड, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, इस तरीके से इंटरचेंज हो जाते हैं, तो वो क्या होगा? लैटरली इन्वर्टेड हो जाएंगे, इमेज यूं घूमकर बनेगा। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, तो आपका जो लेफ्ट है वो उसका राइट है, आपका जो लेफ्ट है वो उसका राइट है, आपका जो राइट है वो उसका लेफ्ट है। कंफ्यूजिंग है, बाकी सिंपल है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितने बड़े आप हो उतने ही बड़े आप वहां पर दिखने वाले हो। जिस साइज का ऑब्जेक्ट लोगे उसी साइज का ऑब्जेक्ट वहां पर इमेज में दिखेगा, तो साइज कोई चेंज नहीं होगी। कौन से मिरर में? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में साइज चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट फॉर, तो इमेज कहां बनेगी? तो जितना दूर ऑब्जेक्ट से, मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर, उतना ही दूर अंदर दिखाई देगा आपको। तो अगर आप किसी मिरर के बहुत दूर खड़े हुए हो तो मिरर में भी ऐसा लगेगा कि ये बंदा बहुत दूर जाकर खड़ा हुआ है। तो ये आपको दिखाई देगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर उसका इमेज आपको दिखाई देने वाला। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर दिखाई देती है, बराबर दिखाई देती है क्योंकि ये बराबर ही होती है। इमेजिनरी है तो दिखाई दे सकती है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। यहां से हमारी मेन कहानी शुरू होती है चैप्टर की। वो हमने प्लेन मिरर पढ़ा, अब हम रिफ्लेक्टिंग मिरर देखेंगे। रिफ्लेक्टिंग मिरर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इन द सेंस यूजेस में बहुत सारे आते हैं। टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होगा कॉन्वेक्स, एक होगा कॉनकेव। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, तो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली। मींस इसको समझने के लिए ऐसा देख सकते हो आप, इसको समझने के लिए आप ऐसा देख सकते हैं, कैसा देख सकते हैं, ऐसा देखेंगे। ये कोइन क्या है? कोई स्पेयर है। क्या है ये? कोई स्पेयर। अगर इस स्पेयर को यहां से काट दिया जाए, आधा उधर रह गया, बचा हुआ इधर रह गया, तो अब इस स्पेयर को इधर से देखो आप, और अगर कोई रे यहां से आ रही है, कोई रे यहां से आ रही है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई? इधर वाली, तो बाहर वाली। तो या तो अंदर से रिफ्लेक्टिंग हो, या रे यहां से आ रही है और रिफ्लेक्टिंग कहां से? अंदर से रिफ्लेक्टिंग। तो एक इमेज के, एक स्पेयर के टुकड़े हैं वो, वहां पर वापस चल के देखो आप, क्या ये उसी का टुकड़ा दिख रहा था क्या? ऐसा वाला देखो आप, देखिए क्या सेम टू सेम दिख रहा है क्या? यस। तो ये क्या है? अंदर की साइड एक कर्व है, उसके अंदर की साइड का रिफ्लेक्टिंग है, बाहर नॉन रिफ्लेक्टिंग है। कर्व में अंदर रिफ्लेक्टिंग होना, बाहर नॉन रिफ्लेक्टिंग होना, उस मिरर को क्या बोलेंगे? कॉनकेव, कॉनकेव बोलेंगे। और ऐसा मिरर जिसमें आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स है, पहचान ही नहीं पाते हैं। तो उसको पहचानने के लिए आसान सा ट्रिक, नाम केव, केव बोले तो गुफा, केव बोले तो गुफा। तो जो अंदर वाला है उसको गुफा मान सकते हैं, अंदर वाले को गुफा मान सकते हैं। अगर अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है, गुफा अगर रिफ्लेक्टिंग है, तो कॉनकेव दिख रहा है, गुफा रिफ्लेक्टिंग दिख रही है और गुफा रिफ्लेक्टिंग दिख रही है और बाहर वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो कॉनकेव। और जो बचा हुआ है वो कॉन्वेक्स। तो बहुत आसान सी ट्रिक है। जो गुफा वाला है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो गुफा वाला रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, और जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग है तो उसको कॉन्वेक्स बोल देंगे। बहुत आसान सा है, देखेंगे।
तो ये हमने यहां तक खत्म किया। जैसे फॉर एग्जांपल स्पून, स्पून का एक एग्जांपल है। स्पून आपके घर में चम्मच होती है, वो उसी तरीके से होती है। जिस साइड से आप उसको उसमें कुछ रखकर खाते हैं वो साइड हमारी क्या होती है, कॉनकेव होती है। क्यों, गुफा नुमा संरचना है, इस तरीके की चम्मच होती है, तो एक गुफा है, केव है, तो वो कॉनकेव है। अगर वहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो कॉनकेव है। और चम्मच को पलट दिया, यहां से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो वो कौन सी हो गई, कॉन्वेक्स हो गई। देखेंगे, द कर्व सरफेस ऑफ द शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। तो चम्मच को हम कर्व मिरर ले सकते हैं। कर्व मिरर मतलब किसी भी तरीके से घुमाओ, चाहे बाहर से रिफ्लेक्टिंग हो, अंदर से रिफ्लेक्टिंग हो। इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड एक्ट एज कॉनकेव मिरर। अंदर से अगर देखेंगे तो कॉनकेव मिरर दिखेगी, और बाहर से अगर हम उल्टा करके उसको देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स मिरर अपने को दिखाई देने वाली है। तो मिरर के यहाँ पे हमने 3 टाइप पढ़े जनरली। पहला पढ़ा प्लेन मिरर, दूसरा पढ़ा कॉनकेव मिरर, और तीसरा पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर में क्या खूबी होती है, मिरर का एक साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरा साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है। प्लेन मिरर बिल्कुल एकदम सीधा होगा, कर्व मिरर में कर्व होगा, चाहे वो इनवर्ड हो चाहे वो आउटवर्ड हो। अगर इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स। तो आसान सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, केव बोले तो अंदर वाला बोले तो कॉनकेव। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर को हमने अभी देखा, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कुछ चीजें होती है जो हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, जो हमें देखने पर पता लग जाए कि ये क्या दिया हुआ है। देखेंगे, सबसे पहली चीज दी हुई है एक लाइन, इसको हम यहां पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, दोबारा आप देख सकते हैं, एक लाइन दी गई है। तो ये लाइन क्या होती है, ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के बिल्कुल मिड में से, जैसे वहां दिखाई नहीं दे रही पर यहां से आप देख सकते हो कि बिल्कुल मिड में से कोई लाइन होकर निकल के जा रही है। तो जो मिड में से कोई लाइन निकल कर जाती है, मिड में से लाइन निकल कर जाती है, उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। देखेंगे, ये तो हम देख ही चुके, मिरर क्या होता है, एक स्पेयर का पार्ट होता है। मिरर क्या होता है, एक स्पेयर का पार्ट होता है। ठीक है, देखेंगे तो ये मिरर है, स्पेयर का कोई हिस्सा, इसको हाइड कर लेंगे तो कॉनकेव, इधर वाले को हाइड कर लेंगे तो कॉन्वेक्स। कोई भी मिरर हो सकता है। अब जब मिरर की बात करेंगे हम, तो ये वाली जो लाइन है जो इसके सेंटर से होकर जाती है, जो इसके सेंटर से होकर जो लाइन जाती है, इस लाइन को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। जो लाइन मिड में होकर जाती है, बिल्कुल सेंटर से होकर जाती है, और ये इस मिरर का भी सेंटर है, ये वाला है ना, इस वाले मिरर का भी सेंटर है ये वाला। ठीक, मिरर का भी सेंटर यही वाला रहने वाला। नेक्स्ट बात करें, देखो प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आती है क्या होगा। प्रिंसिपल एक्सिस वो जो मिड में होकर जाती है, इसकी डेफिनेशंस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए देखिए, जो मिड में होकर जा रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। इसी एक्सिस के ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को यहां पर करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिरर को काटती है, यहां पर काटती है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल। तो मिरर का पोल वो पॉइंट जहां पर से प्रिंसिपल होकर निकलती है। जहां पर इस मिरर का, अभी मिरर क्या टुकड़ा है किसी स्पेयर का, स्पेयर का क्या होता है, सेंटर होता है। स्पेयर का क्या होगा, एक कोई सेंटर तो होगा ही होगा, तो वही सेंटर इसका भी सेंटर माना जाएगा। इसका सेंटर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, देखो इसको बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे, देखो ये चलता हुआ आता और एक पूरा एक स्पेयर बनता, और स्पेयर का सी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोला जाता है। तो इसको लिख लेंगे हम सेंटर। फिर चलेंगे आगे,
सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी है, सीधी सी बात है यार, सेंटर से पोल की दूरी, तो ये पोल क्या है, एक पार्ट ऑफ स्फीयर है। पार्ट ऑफ स्फीयर बोले तो यहां से यहां तक की दूरी को हम हमेशा से पढ़ते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करोगे तो देखोगे सी और पी के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोला जाएगा? यहां और यहां के बीच में एक पॉइंट है जिसको बोला जाएगा फोकस। फोकस बोले तो R/2 इज इक्वल्स टू फोकस। फोकस निकालने का आसान सा फॉर्मूला है, रेडियस को क्या कर दो, आधा कर दो। रेडियस को आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? फोकस। और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये सारी चीजें हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम में आने वाली है, तो छोटी छोटी चीजें जिसको हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेशंस भी यहां पर देखेंगे। तो ये लगभग सारी चीजें हमने यहां पर कवर की। तो अगर कॉनकेव मिरर के लिए बात करेंगे तो इस तरीके से करनी पड़ेगी, लेकिन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, इस वाले मिरर की बात करेंगे, इधर वाले के लिए, इस वाले के लिए बात करेंगे तो सारी चीजें इधर आ जाएगी। यहां पर भी क्या हो जाएगा, हमारा पोल हो जाएगा। ये हमारा पोल हो गया, ये सेंटर है ही सही सी। सी और पोल के बीच में क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। तो एज इट इज जो उसमें है वो इसमें है, उल्टा चलेगा, हमारा उल्टा चलेगा। एक बार वापस से डायग्राम को देखेंगे। देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ये पोल है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस टच करती है। इसका सेंटर, किसका? इस मिरर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो गई। रेडियस का अगर आधा कर देंगे तो फोकस हो गया। फोकस की लेंथ को फोकल लेंथ बोला जाएगा। और इस तरीके से ही सेम टू सेम किस में देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिखेगा? देखो ये वाला एरिया, तो इसका सेंटर सीधी सी बात अंदर होगा, इसका सेंटर उधर होगा। तो सेंटर यहां हो गया, सेंटर से यहां की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। रेडियस का आधा फोकस हो गया, फोकस से पोल की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो एज इट इज जो ऊपर है वही नीचे, सिर्फ डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? सर्कल के अकॉर्डिंग। सर्कल बोलो तो जो स्फीयर है उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि कौन सा वाला मिरर रहने वाला है। कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा, कॉनकेव होगा तो क्या होगा। दोनों चीजें हमने यहां पर देखी। सारी चीजें जो हमने देखी है उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस यहां पर है, तो उनको हम एक बार मार्क कर लेते हैं। देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखेंगे द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिख रहा है? लाइन ज्वाइन करती पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। चाहो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, पोल क्या हो गया? पोल हमने देखा, द ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, अपर्चर, ठीक है, डिनोटेड बाय पी। तो देखो ये हमारा मिरर हो गया। मिरर का जो सेंटर हो गया उसको क्या बोल दिया जाता है भैया? पोल बोल दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अपर्चर क्या होता है? अपर्चर द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यहां से लेकर यहां तक को अपर्चर बोला जाता है। अपर्चर में कहीं भी जाकर टकराव हो सकता है लाइन का, यानी कोई भी रिफ्लेक्टिंग रे आएगी, सॉरी इंसिडेंट रे आएगी, तो इस अपर्चर पे कहीं वो टकराएगी। जहां तक इसका एरिया है वो सब कुछ उसका अपर्चर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या एक स्फीयर का पार्ट है, ये मैं बता चुका हूं। स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर का भी एक सेंटर होता होगा। जो स्फीयर का सेंटर होता है वही हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, वही हमारे लेंस का सेंटर भी होगा, मिरर का सेंटर भी होगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो जो मिरर है वो कोई स्फीयर का ही टुकड़ा है। इट है सेंटर, तो उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा।
विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, जिसको कैपिटल सी से नोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाएगा। रेडियस क्या होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर, P एंड C, ये पोल ये सेंटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने बोल दिया था रेडियस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए, वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पर सारी पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर ही क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो फोकस से होकर निकलती है, फोकस कहां होता है, जो हमारा रेडियस का हाफ होता है उसको फोकस बोलते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ क्या हो गई, तो फोकल लेंथ द लेंथ बिटवीन द पोल एंड द फोकस, देखो हमने देखा यहां पर पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया और बोला क्या गया, फोकल लेंथ बोला गया। इसीलिए मैंने डायग्राम बनाया ताकि डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात करें रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस, फोकल लेंथ और रेडियस क्या हो गई, देखेंगे इसको, सिंपल है। फोकल लेंथ तो रेडियस पूरी और रेडियस का आधा क्या हो गया हमारा, एफ बोलो फोकल लेंथ बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब सबसे काम की बात आती है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा किसी भी स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के यहां पर हम पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, दोनों में से जैसे ही कोई इमेज बनती है तो इमेज बनने का क्या फॉर्मूला रहता होगा, किस तरीके से इमेज बनती होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, बिफोर वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज रे डायग्राम, लेट्स गो फ्यू टिप्स, कुछ टिप्स है। मैंने बोला था कुछ फॉर्मूला, कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होता होगा कि इस तरीके से यहाँ पर इमेज बनने वाले हैं, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो देखो रिमेंबर अ रे, से लिखा हुआ है लेकिन रे है वो, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, ये यहां पर भी लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रे मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर पैरेलल रेज मिलती है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है, और उसकी पोल से डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। तो ये हमने यहां पर देख लिया था। तो चाहे देखो कॉनकेव मिरर में एक पैरेलल रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, टकराई और टकराकर कहां से निकल गई, एफ से निकल गई, फोकल से निकल गई, फोकस से निकल गई। चाहे कॉनकेव मिरर में नीचे से आए तो भी ऊपर, या ऊपर से फोकस पर आए तो पैरेलल चली जाएगी, थ्रू फोकस मीट द फोकस और वाइस वर्सा। तो अगर रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और अगर फोकस पर होकर आ रही है तो टकराकर पैरेलल चली जाएगी, वाइस वर्सा उल्टा हो सकता है। यहां पर देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया है कि कॉन्वेक्स मिरर की भी अगर पैरेलल कोई लाइन आई तो टकराई, पार तो करती नहीं है क्योंकि तो रिफ्लेक्शन है, तो टकराएगी। अब किधर जाएगी, जब उसका सरफेस इस तरीके का है तो ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो इसका फोकस कहां रहेगा, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये इसका फोकस हो गया। तो ये लाइन जो वापस जो जाएगी ये डैश 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 करती किससे निकल जाएगी, फोकस से निकलेगी। तो इमेजिनरी निकलेगी लेकिन निकलेगी फोकस से ही निकलेगी, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो दो डायग्राम आपको दिए गए हैं, अगर फोकस पर आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस पर आएगी सर ये, तो ये टकराकर कहां जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ये आ रही थी टकराकर गई तो उसका रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा हमारे को, फोकस पर दिखेगा। अगर फोकस पर आती हुई दिख रही है तो टकराकर कहां चली जाएगी, पैरेलल। तो पैरेलल आएगी तो फोकस पर जाएगी, फोकस पर आएगी तो पैरेलल जाएगी। ये ही एक सिंपल सा नियम है, इसी से हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। देखो अ रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। देखो यहां से आई, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई लाइन जाती है तो वापस कहां चली जाती है, विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई लाइन आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या आता है, देखेंगे। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कौन चलता है, प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। तो अगर इसी से चलेगी, इससे टकराएगी, तो जिस एंगल पे गई उसी एंगल पर वापस आ गई। ये तो नॉर्मल का काम करेगा ना। तो जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर वापस आ गई, तो अपने पार्ट पर वापस रिट्रेस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से गई सी पर तो निकली और निकलकर वापस कहां चली गई। देखो ये रो जाने का, ये रो आने का। जिस पर गई उसी पर वापस रिटर्न हो गई, वापस उसी पर रिट्रेस हो जाने वाली। ये कॉनकेव मिरर का है। कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे आप, ये लाइन जाती हुई दिख रही है और ये यहां पर से क्या लगता है हमारे को, कहां जाएगी, सी पर जाएगी। तो सी पर जाने वाली लाइन वापस से सेम डायरेक्शन में, देखो ये जाती हुई दिख रही है और ये आती हुई दिख रही है। तो कर्वेचर पर जाने वाली लाइन वापस से कहां चली जाएगी, सेम पाथ में रिटर्न रिट्रेस हो जाएगी। तो दो रूल हमने यहां पर पढ़े। एक रूल और, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल, ये पोल हो गया। पोल पर अगर कोई लाइट जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या करेगी, नॉर्मल का काम करेगी। तो लाइट कहां गई, पोल पे, तो पोल से टकराकर बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, और जो कि बराबर रहने वाले हैं। देखेंगे फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, जिस एंगल पर आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी एंगल पर चली जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर चली जाएगी ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऊपर से आई थी तो नीचे चली गई, और अगर नीचे से आती तो ऊपर चली जाती। दोनों में। ये हमने किस में देखा, कॉनकेव में देखा। कॉन्वेक्स का भी एक डायग्राम देख लो फटाफट से, वैसे दिया हुआ है। ये कौन हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर कोई लाइन आती है, देखेंगे ये पोल पर आई तो ये पोल से ही वापस चली जाएगी, और किस एंगल पर, जिस एंगल पर आई है। आई पर है और जाएगी आर पर, और आई और आर क्या होते हैं, I इज इक्वल्स टू आर होता है। ये रिफ्लेक्शन का पहला ही नियम होता है। नोट आता है, अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल। तो ये हम देख चुके हैं अभी पिछले वाले उसमें क्वेश्चन में देखा हमने। अ रे लाइट पास थ्रू सेंटर, कोई भी सेंटर से जाने वाला, कर्वेचर से जाने वाला रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस इज ऑलवेज एक्ट एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वो क्या करेगा, देखो कोई रे कहां से आ रही है, कहीं भी जा रही है, जाने दो। देखो ये रे आई, टकरा कर चली गई, इसका सेंटर यहां है, ये हमारा फोकस है। देखेंगे ध्यान से, देखो ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है। कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, ये हम देख चुके हैं, ये आने का, ये जाने का। पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाएगी। तो यहां से अगर कोई इमेजिनरी लाइन डाली जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट पॉइंट पर, तो आई इज इक्वल्स टू आर यहां पर भी आप देखने को मिलेगा। यानी कि सी से जाने वाली लाइन एज अ नॉर्मल काम करने वाली है। ये जब हमने तब भी देखा था, जब उसका पहला रूल पढ़ा था कि सी से कोई लाइन जाएगी तो सी पर ही वापस आ जाएगी। तो वो क्या काम कर रहा था, नॉर्मल का काम कर रहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो गए, तो जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर चली गई। तो जिस पाथ पर आई उसी पाथ पर चली गई, क्योंकि नॉर्मल ही यही है। अब इस नॉर्मल पे अगर आप लाइन को डालोगे तो नॉर्मल पे वापस आएगी वो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। तो जिस एंगल पर गई उसी एंगल पर वो वापस आ गई। तो ये यहां पर दोनों इमेज के साथ दिखाया गया है। ये कुछ रूल्स थे या कुछ जनरल क्राइटेरियाज थे। तो अब हम जो है एक एक करके मिरर्स पर काम करना शुरू करेंगे। मिरर्स पर जो है धीरे धीरे देखेंगे कौन सा इमेज कहां पर बनने वाला है। देखेंगे फिर से क्वेश्चंस भी करेंगे। द इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन 2 और मोर रेज मीट एट अ पॉइंट। कम से कम 2 रे होनी चाहिए तभी तो इमेज दिखेगा। तो जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में से बहुत सारी रेस दिखती है वहां पर हमारे,
यानी कुछ लाइट से जो जाती है और टकराती है, टकराकर हमारे को दिखाई देती है इमेज में, मिरर के अंदर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पर हो सकता है, 5-6 पोजीशन हमारे पास होती है, सारी यहां पर कवर करने वाले हैं। देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पर है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई उसकी फिक्स लेंथ नहीं है कि कितनी दूर पर बैठा होगा, तो इंफिनिटी पे से अगर कोई चीज का इमेज बनाया जाए तो कैसे बनेगा? देखो इंफिनिटी से कोई रेज आएगी, अब रेज आएगी तो सीधी सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी? पैरेलल आएगी। सीधी क्या आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। देखेंगे ये P हो गया, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया, देखें तो कोई भी रेस कहीं से भी आ सकती है। इसका ये C है, ये इसका F है, कोई भी रे कहीं से भी आ रही है I। अब जब भी कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से जाती है भैया? फोकस। फिर एक और आई फोकस, फिर एक इधर से भी आ गई फोकस, फिर एक और आ गई फोकस। तो जितनी भी रेज आएगी वो सब कहां से होकर जाने वाली भैया? फोकस से जाने वाली। देखो एक्चुअल इमेज देखेंगे, आया टकराया फोकस पर, आया टकराया फोकस पर, आया टकराया फोकस पर, कहीं से भी आया टकराया और फोकस पर। तो ये तो हम क्राइटेरिया पढ़ चुके थे कि अगर पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन आ रही है तो वो कहां जाने वाली भैया? फोकस पर जाने वाली है। तो ये तो हम यहां पर देख चुके हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। देखो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, फोकस पर बन रहा है, दिख रहा है सबको कि पैरेलल अगर कोई लाइन आती है टकराकर फोकस पर जाती है, तो इन्फिनिटी से आने वाली तो सीधी सी बात है पैरेलल ही आ रही होगी। इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल आई और सब आकर कहां टकरा गई? फोकस पर। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हो गया? फोकस पर। इमेज की साइज कितनी सी दिख रही है? बहुत ज्यादा छोटी, एक पॉइंट, सिर्फ एक छोटा सा बिंदु, एक पॉइंट जैसी दिख रही है। तो साइज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड जो इमेज होगा, हमें तो पता ही नहीं इमेज कितना बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा ही होगा, तभी तो यहां तक उसकी रे आई। तो उसकी रे यहां आने के बाद भी अगर कोई इमेज बनता है तो डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का बनता है। इसका बहुत जनरल एग्जांपल आप लेते हैं मैग्निफिकेशन ग्लास से, वो लेंस में हम यहां पर कवर करेंगे। कुछ उस तरीके से ये भी काम करता है। इमेज क्या बन रहा है? इसका फोकस पर बन रहा है। इमेज फोकस पर बन रहा है। इमेज का नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। वास्तविक इमेज बनेगा, जैसा है वैसा दिखेगा, और इन्वर्टेड देगा। इन्वर्टेड मतलब घूमा हुआ रहेगा, इसका डायरेक्शन चेंज होता हुआ यहां पर दिखने वाला। तो इन्फिनिटी से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, बताओ उसका नेचर क्या होगा? तो फिर उसका नेचर कैसा पता रहेगा? रियल इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगी? बहुत ज्यादा छोटी पॉइंट साइज होगी। और जो है पोजीशन बनेगा कहां पर? तो आंख बंद करके लगा देना कि अगर कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है, तो सीधी सी बात है कहां पर जाएगा? फोकस पर। ये इसके क्राइटेरिया में भी हमने पढ़ा और हमने क्वेश्चन भी इसका देख लिया। नेक्स्ट यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, हमें नहीं पता है कहां है, लेकिन सी से तो पहले ही है, तो सीधी सी बात है सी से पहले है तो पैरेलल आया। जैसे ही लाइन पैरेलल आई, टकराई, टकराकर कहां से निकल गई? एफ से निकल गई कि नहीं निकल गई? तो दिखाई दे रही है ए से यहां पर कहीं टकराया और टकराकर एफ से निकल गया है। तो पैरेलल वाली लाइन तो हमेशा कहां से टकराएगी? एफ से ही निकलेगी। और एक लाइन हमने यहां से डाल दी जो पोल पर गिरी। अब पोल पर अगर कोई रेज आती है, ऑब्जेक्ट है तो हर जगह लाइन तो हर जगह गई होगी, यहां भी गई होगी, यहां भी गई होगी, यहां, लेकिन जहां भी गई होगी सब कहां से निकल के जाएगी? एफ से। सिर्फ वो लाइन जो पोल पर गई हो, तो आई इज इक्वल टू आर, जिस एंगल पर गई होगी उस एंगल पर निकल जाएगी। तो जहां पर, और हमने ये देखा था इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम कितनी रेज होनी चाहिए? 2, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो एक तो सीधी, आई तो इन्फिनिट है, लेकिन स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम उसमें से कोई भी 2 पकड़ लिए हमने। तो कोई भी 2 कहीं कोई सी हो सकती है सर, यहां से भी जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी, वो भी कहां जाएगी? यहां, और निकल के कहां जाएगी? फोकस पर।
हमेशा सेम जाएगी। तो फोकस से जाएगी एक लाइन, तो एक लाइन हमने पोल पर डाली तो पोल से I इक्वल्स टू आर बन गया। तो देखो ये दोनों इंसिडेंट है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी तो कहां मिल रही है, यहां पर मिल रही है। कहां मिल रही है, यहां पर। तो जहां पर मिली उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इमेज यहां पर बना है। कहां बना है, इस जगह पर, ए डैश बी डैश। तो कोई ए बी ऑब्जेक्ट था, ए बी ऑब्जेक्ट ने कुछ रेस गिराई मिरर पे और बनकर कहां बन गया, यहां बन गया। तो साइज देखेंगे, साइज थोड़ी हल्की छोटी है कि इतनी बड़ी है क्या, नहीं इतनी बड़ी तो नहीं है, थोड़ी सी कम बनी, साइज छोटी हो गई। बना कहां पर, सी और एफ के बीच में। तो बियॉन्ड सी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहां पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, बिटवीन फोकस और कर्वेचर सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये इमेज कहीं पर बनने वाला है। साइज कैसा दिख रहा है, देखो इतना बड़ा था, इतना बड़ा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा छोटा यहां पर साइज इसका रहने वाला है। और नेचर कैसा रहेगा, नेचर वैसा ही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रहा है, जिधर की साइड से उधर की उधर ही बन रहा है, तो रियल है। और इन्वर्टेड है क्योंकि ऊपर ए और बी था, ये बी और ए बन गया, यानी बी डैश ए डैश। तो ये ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज बन गया। तो इस तरीके से अगर सी से पहले कहीं पर रुका हुआ है तो एक रे तो सी दी गई हमारी टकराकर फोकस पर और दूसरी गई हमारी पी पर, तो पी से टकराकर जहां भी मिले आप अपनी कॉपी में बनाओ, जहां भी मिले वही सही है। और हमेशा मिलेगा कहां पर, सी और एफ के बीच में ही मिलेगा, कुछ भी कोशिश कर लेना। अगर आपने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया है कहीं पर भी, सी से पीछे हो सकता है यहां की जगह यहां कर दो, आप कहीं भी कर सकते हो, जहां से भी करोगे एक रे सीधी डालना और फोकस से निकाल देना, दूसरी रे पोल पर डालना। और जिस एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस क्या काम कर रही है वहां पर, नॉर्मल का, तो जिस एंगल से वो आई उसी एंगल से भेजना। ऐसा नहीं कि सर मैं तो यहां से यूं भेज दूंगा तो बड़ा बन जाएगा, नहीं, जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे भेजना है। मतलब I इक्वल्स टू आर होना ही चाहिए, तब आपका इमेज सही बनेगा। तो आप लाए तो हमेशा कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में ही बनने वाली है। तो अगर सी के पीछे कहीं भी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे कहीं भी इमेज रखा हुआ है तो वो सी और एफ के बीच में बनेगा, साइज थोड़ी सी स्मॉल रहेगी और उसका अगर नेचर की बात करें रियल और इन्वर्टेड रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, सी पर ही रख दो सर, कोई ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, सी पर। सी पर रखोगे, एक लाइन सी दी गई, फोकस से निकल गई, दूसरी लाइन अब सी से जाएगी, सी से जाने वाली लाइन पैरेलल, पैरेलल जाने, सॉरी एफ से जाने वाली लाइन पैरेलल और पैरेलल जाने वाली लाइन एफ पर निकल जाएगी। तो एक लाइन गई, ये आ गई, दूसरी लाइन गई, ये आ गई, और दोनों कहां मिल गए, यहां पर। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। देखो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। किससे इक्वल रहेगी, साइज, साइज इक्वल रहेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनने वाला है। जो डायरेक्शन रहेगी तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ए बी था अब ए डैश बी डैश हो गया, यानी ऊपर से देखेंगे तो बी डैश ए डैश दिख रहा है यहां पर हमारे को, ए पर डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो इमेज कहां बनी, सी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां पर बन रही है, देखो सी पर बन रही, ये सी है यहां पर, ठीक है। इमेज भी कहां पर बन गई, सी पर। सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी, तो इमेज एट सी बनेगी। वही रियल इन्वर्टेड सेम चलेगा, नेचर रियल और इन्वर्टेड रहेगा, और साइज बिल्कुल जितनी यहां है उतनी ही यहां है। बहुत आसान है, सी पर ऑब्जेक्ट को रखो, एक लाइन सीधी पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी, एक फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी, वाइस वर्सा हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ किस तरीके से देख रहे हैं हम, कि पहले सर इनफाइनाइट में था, फिर सी से थोड़ा पीछे हमें पता लगा कि कहीं तो है, फिर सी पे आ गए, अब सी और एफ के बीच में आ गए, फिर अब कहां आएंगे, एफ पर आएंगे, फिर एफ से भी आगे बढ़ जाएंगे, एफ और पी के बीच में कहीं चले जाएंगे। उस तरीके से देखेंगे। अभी हम कहां बात करें, सी और एफ के बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और हाफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं फोकस, वहां की बात हम कर रहे हैं। तो देखो ये फोकस है, ये सी है, इसके बाद और इससे पहले, इसके तो बाद इससे पहले रखा, तो एक तो सीधी लाइन गई तो हमेशा फोकस से जाएगी। सीधी लाइन कहीं से भी जाए फोकस से जा रही है, ये सीधी लाइन गई
रे, और लाइट की रे एफ से होकर निकल गई, दूसरी पोल पर डालेंगे और पोल से वापस जिस एंगल पे गए उस एंगल पे निकाल दो। तो आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से लाइन बना सकते हो। एक सर्कल बनाओ, वो सर्कल एक इमेजिनरी इमेज है, वो मिरर। अब आपने क्या किया, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे आपने सी और एफ के बीच में, सी तो आपको पता रहेगा जो सेंटर है, एफ सी और पी का आधा कर लेना, एफ पी पता लग जाएगा। दोनों के बीच में यहां की जगह यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, आप कहीं भी रख सकते हो। तो जहां भी आप उसको रखोगे, रखने के बाद एक लाइन सीधी जाएगी जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी वो फोकस से होकर निकलेगी, और दूसरी लाइन अपनी पोल पर जाएगी, पोल से निकलेगी तो वो जिस एंगल पर गई उसी एंगल से बाहर निकल जाती है। तो जिस एंगल से गई उस एंगल से बाहर निकली तो दोनों लाइनें कहीं यहां पर जाकर मिलती है, तो सी से बियॉन्ड मिलती है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख दिया जाए तो इमेज कहां पर बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। कहां बन जाएगी भैया, बियॉन्ड सी। साइज क्या होगी, देखो ए और बी था, ए और बी इतना बड़ा हो गया, ए डैश बी डैश, तो साइज क्या हो गई, इनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई कि नहीं होगी, इमेज की साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी। और नेचर कैसा रहेगा उसका, इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहेगा। इसी साइड बन रहा है रियल है और उल्टा बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड रहने वाला। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख दिया जाए तो बियॉन्ड सी बनता है, इमेज थोड़ा सा बड़ा बनता है, रियल और इन्वर्ट बनता है। तो आसानी से इसको हम याद तो करना ही क्या है, सीधा सीधा बनाना है, अपने आप बनेगा, हमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें। अगर फोकस पर रख दिया जाए, देखो बहुत आसान है, फोकस पर रख दिया जाए, कहां रख दिया, फोकस पर रख दिया। फोकस पर जब रखोगे तो एक लाइन तो पैरेलल जाकर एफ से ही वापस निकलेगी, भले फोकस पे रखा हो लेकिन पैरेलल वाली लाइन तो फोकस से ही जाएगी, कुछ भी हो जाए। तो एक लाइन तो सीधी फोकस से चलेगी, एक लाइन पोल पर गई तो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से बाहर आ जाएगी। तो देखो ये लाइन कभी क्या मिलने की दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी से लाइन आ रही थी तो इमेज क्या बना था, पहली कंडीशन में इन्फिनिटी से लाइन आ रही थी, इन्फिनिटी से इमेज, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, वहां से कुछ रेज आई तो इमेज कहां बन गया हमारा, फोकस पर। अब अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। कहां बन रहा है, एट इन्फिनिटी, क्योंकि पता नहीं है कहां मिलेगी, क्योंकि दोनों पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है तो कभी मिलेगी भी नहीं, और मिलेगी तो इन्फिनिटी पे, हम बता नहीं सकते कहां पर ये मिलेगी। नेचर क्या होगा, वही रियल इन्वर्टेड होगा, तो इसी साइड में बन रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर रहने वाला है। नेक्स्ट यदि हम बात करें साइज, तो जब हमें दिख ही नहीं रहा कहां बन रहा है तो साइज कैसे पता लगा सकते हैं, लेकिन जितना दूर जाएगा, बहुत दूर जाकर मिलेगा, और उसकी डिस्टेंस इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो बहुत ज्यादा होगी, इमेज तो यही है। और मान लो कि यहां पर भी ये इन्फिनिटी है और यहां पर भी अगर मिल जाता है तो उससे तो कितना ज्यादा बन गया, बहुत ज्यादा बन गया। तो बहुत 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 ज्यादा बड़ा इमेज यहां पर इसका बनने वाला है, हाईली इनलार्ज ये ऑब्जेक्ट यहां पर रहने वाला है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है तो इन्फिनिटी में जाके डायग्राम उसका इमेज बनने वाला है। रहने वाला कैसा है, रियल इन्वर्टेड रहने वाला है, और साइज उसकी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। बहुत आसान सा क्वेश्चन यहां पर हमने खत्म किया। नेक्स्ट और लास्ट क्यों, क्योंकि हम फोकस से भी आगे बढ़ गए। तो फोकस से जैसे आप आगे बढ़ोगे, अब जो है क्या होने वाला, देखो इसको मैं बना भी देता हूं। देखो अगर इसको देखा जाए तो यहां इसका सेंटर मान लो, यहां इसका एफ मान लो, और यहां इसका क्या मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो, ये ए, ये ऑब्जेक्ट मान लो, यहां पर इसका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब ऑब्जेक्ट, जब कोई रे डालेगा, ऑब्जेक्ट ने क्या डाला, एक रे गिराई पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब कोई रे पैरेलल होती है तो वो कहां जाएगी, फोकस पर। तो टकराया, फोकस पर चला गया। एक रे कहां जाएगी, पोल पर। तो एंगल आई गया, तो जिस पे एंगल आई गया उसी पर क्या जाएगा, आर जाएगा। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट जाती जा रही है, बाहर जाती जा रही है।
तो ये तो अगर पैरेलल है तो एक थोड़ी बहुत संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी की कभी जाकर मिल जाए। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन ही यूं है इस तरीके से, तो क्या ये लाइंस कभी मिलेगी क्या? तो ये लाइन तो कभी नहीं मिलेगी। तो इस साइड तो ये लाइन नहीं मिल सकती है, तो लाइन किधर मिलेगी? यहां पर कहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश बन जाएगा। तो मिरर से पीछे कहीं पर जाकर ये लाइंस मिलने वाली है। देखो मिरर से कहां मिल रही है? पीछे मिल रही है। पोल से भी बियॉन्ड मिल रही है। तो बिहाइंड द मिरर लाइंस कहां पर मिलने वाली है? बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन क्या हो गई? बिहाइंड द मिरर हो गई। यहां पर भी हमने देखा बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट हमारा इतना सा था, इमेज हमारा इतना बड़ा बन गया। देखो ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज इतना बड़ा यहां पर बन रहा है। तो एनलार्ज हो गई, साइज क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जो इमेज बना वो वर्चुअल और इरेक्ट बना। इतनी देर से क्या बन रहा था? रियल बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। तो इरेक्ट है और वर्चुअल है। वर्चुअल यानी असलियत में नहीं, इमेजिनरी यहां पर कोई इमेज बना है। तो ये यहां पर क्या बन गया? वर्चुअल और इरेक्ट। साइज इसकी बहुत ज्यादा बड़ी, पोजीशन इसकी मिरर के भी पीछे बना, बिहाइंड द मिरर यहां पर ये रहने वाला है। इस तरीके से इसको यहां पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय। तो कॉनकेव की हमने सारी इमेजेस यहां पर देख ली है। कॉनकेव में हमने बहुत इनफाइनाइट से देखा, फिर बियॉन्ड सी देखा, फिर सी पर देखा, फिर सी और एफ के बीच में देखा, फिर एफ पर देखा और एफ और पी के बीच में यहां पर इमेजेस हमने देखी। बात करें अगर हम हमारे कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी पे आएगा। इंफिनिटी अब इसके लिए, क्योंकि इसका सी इधर है, एफ भी इधर है, तो इसके लिए जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो इंफिनिटी मान के चले। इंफिनिटी पे जहां पर ऑब्जेक्ट का पता नहीं होता है कहां से आ रहा है, तो इंफिनिटी से कोई लाइन आई, टकराई, और टकरा कर कहां जाती है? रिफ्लेक्शन, क्योंकि अंदर तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट में ये बाहर चलेगी। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन में ये इमेज बाहर जाती है, तो ये तो बाहर गई, ये भी बाहर गई, तो क्या ये बाहर कोई डायग्राम बना पाएगी क्या? क्या ये इन फ्यूचर कभी मिल पाएगी क्या? तो ये नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगी तो हमें इसको उल्टा ले जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये कहां पर मिल जाती है? फोकस। और सीधी सी बात है, हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई लाइंस आ रही है तो वो कहां जाएगी? फोकस पर ही जाएगी। तो ये देखो पैरेलल आ रही थी, इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, टकरा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। तो बाहर तो इमेज बनेगा नहीं, अंदर बनेगा। वापस इसको लाएंगे तो कहां पर जाकर मिलने वाली है? फोकस पर जाकर मिलने वाली है। तो फोकस पर जब इसको मिलाएंगे तो बहुत छोटा सा डायग्राम बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा। तो अगर साइज देखें, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज यहां पर बनने वाली है। कहां पर बनने वाला है इमेज? फोकस पर बनने वाला है। और कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। जैसा डायग्राम था आपका, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही आपका इमेज यहां पर फॉर्मेशन होने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर में हम दो ही केस पढ़ेंगे। पहला केस हमने पढ़ लिया। दूसरा, एनीवेयर, पोल से पहले, इनफिनिटी के बाद और पोल से पहले कहीं पर भी वो हो सकता है, चाहे वो यहां हो, यहां हो, यहां हो। क्योंकि इधर हम इसका सी भी नहीं देख रहे, इधर हम इसका एफ भी नहीं देख रहे, इधर कुछ भी नहीं है। इधर या तो इनफिनिटी है या पोल है। तो इनफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हमने यहां पर डाल दिया इसको। तो जैसे इनफिनिटी और पोल के बीच में डालोगे तो पहली लाइन तो गई पैरेलल। पैरेलल जो जाएगी वो कहां निकल जाएगी? हमारी फोकस पे। पैरेलल लाइन हमेशा कहां चली जाती है? फोकस पर चली जाती है। पैरेलल लाइन गई फोकस पर। दूसरी लाइन हमारी गई पोल पर। तो पोल पर जिस एंगल से गई होगी उसी एंगल से वापस चली गई होगी। तो पोल से हमारी लाइन वापस चली गई। तो ये लाइन और ये लाइन क्या कभी मिल पाएगी क्या? तो ऊपर और नीचे वाली लाइन कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसको वापस अगर पीछे हम लेकर गए, वापस अगर हम पीछे गए तो फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच में कहीं इमेज यहां पर बनने वाला है, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज कैसी? छोटी। साइज कैसी? स्मॉल हो गई। और नेचर अगर देखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट। जो भी इमेज के मिरर के पीछे बनेगा वो सब क्या होगा? वर्चुअल रहेगा और इरेक्ट रहने वाला है। तो आसान है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने 6
टाइप्स वहां पर पढ़े कॉनकेव में। कॉनकेव में क्या था हमारे पास, इन्फिनिटी था, फिर सी और इन्फिनिटी के बीच में था, फिर सी पर था, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में था। यहां पर या तो इन्फिनिटी में है या फिर पोल से पीछे कहीं भी दिख रहा है, हमारे को दिख रहा है तो उसका इमेज अगर देखेंगे तो स्मॉल बनेगा। अब इसको चाहे हो आप यहां लाओ कहीं भी लगा दो, हमेशा ही क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि एक लाइन तो टकरा कर कहां जाएगी, ऊपर तो फोकस पर मिला देंगे, दूसरी लाइन पोल से जाएगी तो पोल से ही दूसरे एंगल पर चली जाएगी, इक्वल एंगल पर। तो दोनों को जब पीछे मिलाया जाएगा तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा। साइज उसकी बहुत ज्यादा छोटी होने वाली है और पोल और फोकस के बीच में वो बनने वाला है, उसकी जो जगह रहने वाली है पोल और फोकस के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, देखेंगे यूजेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट यहां पर ये यूजेस रहने वाले हैं। पहला यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो क्या करेगा, ये इमेज को बड़ा करके दिखाएगा, इमेज को क्या करके दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा। यानी वहां से हमने टॉर्च जलाई और टॉर्च के अंदर ये इमेज, ये मिरर लगा होगा, या हेडलाइट जो आपकी गाड़ी की, कार की हेडलाइट होती है उसमें भी लगा होता है, तो ये क्या कर देगा, इमेज को बहुत दूर जाकर गिराएगा, दूर भी गिराएगा और बड़ा भी करके दिखाएगा। यहाँ पर यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर जो होता है वो एक छोटा सा मिरर होता है, उसमें आपके फेस को बहुत बड़ा करके ये दिखाएगा। तो जो भी कौन से मिरर हों, कॉनकेव मिरर हों, ये उसकी बात कर रहा है। तीसरा, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो दांत बहुत छोटी सी जगह है, दांत और बहुत छोटा सा भी होता है, तो दांत के अंदर क्या करता है कि वो छोटा सा एक मिरर डालता है। कौन से टाइप का मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। तो वो क्या करेगा, दांत की इमेज को बड़ा करके दिखता है उसमें, तो जूम करके बड़ा करके दिखने के लिए उसको कॉनकेव मिरर की जरूरत पड़ती है। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट या हीट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस, जो सोलर से चलने वाली जो भट्टियां होती हैं, वो क्या करती है, सोलर से आने वाली लाइट को किसमें, एनर्जी में चेंज कन्वर्ट कर देती है। तो सोलर फर्नेस से चलने वाली जितनी भी भट्टियां हैं उन सब में जो है सनलाइट को कैप्चर किया जाता है, किसकी वजह से, इन बड़े बड़े कॉनकेव मिरर की वजह से। तो बहुत 4 यूजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, हर बार लगभग 1-2 एग्जाम छोड़कर 1-2 एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और ये चैप्टर वैसे भी 10 मार्क्स का है, तो कहीं से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है कहाँ किया जाएगा, तो जो साइड मिरर होते हैं, आपकी बाइक कार के जो साइड मिरर होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। रियर व्यू मिरर्स, जो पीछे का देखने के लिए, साइड मिरर हो गया, बीच में कार में मिरर लगा होता है, तो वो किसके काम आता है, वो पीछे की चीजों को बड़ा करके देखने में। इट गिव्स इरेक्ट इमेज, इट ऑल्सो हेल्प टू ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। तो छोटी सी जगह में बड़ा सा एरिया देखने के लिए, छोटी सी जगह में बड़ा एरिया। और कॉनकेव में क्या देख रहे थे, एक बड़ा एरिया को जूम करके, छोटा करके देख रहे थे बिल्कुल उसको, तो वहां पर जूम होकर दिख रहा था। यहां पर छोटी जगह में चीजें छोटी दिखेगी और बड़े एरिया की चीजें छोटी सी जगह में दिख जाती है। तो ये रियर व्यू मिरर में काम आता है व्हीकल्स के। अब यहां पर साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। तो साइन आपको पता है कि लेफ्ट से राइट में जाने पर पॉजिटिव साइन होता है, नीचे से ऊपर जाने पर भी पॉजिटिव साइन होता है, राइट से लेफ्ट में आने पर साइन नेगेटिव होता है, और ऊपर से नीचे जाने पर भी साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अभी तक जितने भी डायग्राम हमने देखे, हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखा जा रहा है, लेफ्ट साइड में रखा जा रहा है। हमेशा ऑब्जेक्ट कहां रह रहा है, हमारे लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रहता है, और इमेज कहीं भी उसका बन सकता है। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर डिस्टेंस को पोल से, जैसे फोकस को भी पोल से काउंट किया, रेडियस को भी पोल से काउंट किया, और मिरर की जो इमेज की जो डिस्टेंस है उसको भी पोल से काउंट करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको भी पोल से ही काउंट करेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और हमेशा पैरेलल रहेगी लाइंस किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। टेक पी एज द ओरिजिन। तो किसी को भी ओरिजिन इसको मानते हैं, लेकिन वहां तो क्या है, या तो ऐसा है या ऐसा है,
तो यही क्या होंगे हमारे ओरिजिन होने वाले हैं। राइट ऑफ द ओरिजिन प्लस एक्सिस, ओरिजिन के राइट में ये प्लस है, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एंड अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, परपेंडिकुलर ऊपर क्या होगा हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, और उसके नीचे हमारा क्या होगा नेगेटिव वाई एक्सिस होने वाला है। यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हम मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, पढ़ भी लिया होगा, और ये हमें पता भी कि सर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और लेफ्ट में हमारा नेगेटिव राइट में हमारा पॉजिटिव रहता है। तो समय व्यतीत ना करते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिरर फॉर्मूला यहां पर आ गया है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो आपसे जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर बैठा हुआ है और ये वाला आपके पास मिरर है, तो उसके बारे में हमें दो चीजें दे दी जाएगी। एक चीज हमसे पूछी जाएगी, चाहे वो मिरर की साइज पूछ ली जाए, नेचर पूछ ली जाए, डिस्टेंस पूछ ली जाए, और ऑब्जेक्ट की पूछ ली जाए, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगी। मिरर के बारे में सारी चीजें इस फॉर्मूले से हो जाती है, इसलिए इस फॉर्मूले का नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। सर f क्या है? f हम पढ़ के हैं फोकस। f बोले तो फोकल लेंथ, पोल से फोकस की दूरी f होती है। पोल से फोकस की दूरी क्या होती है? f यहां पर हमारी होती है। v क्या है? इमेज जो बना है, इमेज चाहे वो लेफ्ट में बना हो, राइट में बना हो, कहीं पर भी बना हो, उस इमेज की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाएगा? v बोला जाएगा। u के किसको बोला जाएगा? u जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? u बोला जाता है। और हमारा r क्या है? r आप जानते हो रेडियस होती है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, पोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है, और उसी को क्या बोला जाएगा? हमारा यहां पर r बोला जाएगा। यहां पर देख सकते हो आप, वापस एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं, देखेंगे इसको बोला जाएगा पोल। ठीक है, इस गोले का, इस स्फीयर का कहीं यहां सेंटर होगा, इसको सेंटर बोला जाएगा। ठीक है, सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस हो गई, और हाफ उसका हो गया फोकस। फोकस से पोल के डिस्टेंस को f बोला जाएगा। तो यहां पर बात समझ में आनी चाहिए आपको। देखो ये फोकस हो गई, फोकल लेंथ, f बोले तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं रखा हुआ है, ये a है, ये b, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं रखा हुआ है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये होगी u। ठीक है, अब ये कहां पर बन रहा है? कहीं फोकस से लाइन जारी होगी, एक लाइन हमारी C से जारी होगी, तो सीधी जारी होगी, यहां पर कहीं वो इमेज बन रहा होगा। तो ये u, ये हमारा a डैश b डैश होने वाला है। तो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारी u रहने वाली है। तो ये हमारा क्या हो गया? u भी मिल गया, u हमारा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस u हो गई। v हमारा क्या होगा? इमेज, बिटवीन इमेज एंड पोल की डिस्टेंस हो गई। तो f u v तीन ही चीजें वहां पर पूछ रहा है। 1/f = 1/u + 1/v। तो यहां से ये भी हम कर सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहां पर हमारे को दिया गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत आसान, हाइट ऑफ द इमेज यानी h डैश, जो भी इसकी हाइट है, जैसे हमने यहां देखा ये और ये, तो इमेज को वो a डैश b डैश बोलते हैं, तो उसकी हाइट को h डैश बोलेंगे, और h इसको क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी का जो मेन रेशियो है उसको मैग्निफिकेशन
बोला जाएगा। तो जो H डैश है, अब देखेंगे अपन, H डैश है, ये क्या है, ये H डैश है, और जब अपन प्रिंसिपल एक्सिस पे नीचे की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव होता है। इसको क्या बोला जा सकता है, इसको बोला जाता है नेगेटिव। माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रखेंगे, ये हमेशा नीचे ही बनेगा। तो यहां पर हम इसको रिलेशन इसका लिख सकते हैं। तो पहला अगर हम देखें तो H डैश अपॉन H से भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, और V अपॉन U से भी अपन मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। V की अपन पोजीशन देख लेंगे, नीचे होगा तो नेगेटिव में लगा देंगे, U हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। इक्वेशन पहली और दूसरी से अगर हम देखें तो M इज इक्वल्स टू H डैश अपॉन H इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। ये यहां पर इसका रिलेशन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चंस कभी पूछ ले जाए, ये दे दिया जाए, ये नहीं दिया जाए, या ये दे दिया जाए और ये नहीं दिया जाए, तो भी हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड 1 से क्या हो, बड़ा हो, मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा तो इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। M 1 के बराबर तो सेम साइज की हो जाएगी, और M छोटा रह गया, मैग्नीफाइड मतलब यहां पर बड़ी हो गई, लार्ज इमेज, सेम इमेज। और अगर M क्या हो गया, 1 से छोटा रह गया तो यहां पर छोटी पॉइंट साइज इमेज। ये बहुत छोटा सा आसान सा टॉपिक था, ये हमने यहां पर इसको कवर किया। कुछ टिप्स याद करने के लिए स्फेरिकल मिरर के साइन कन्वेंशन को, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा पॉजिटिव। इमेज की हाइट रियल और वर्चुअल दोनों तरीके की हो सकती है, ज्यादातर रियल में हम देखते हैं तो नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव अगर है तो वो वर्चुअल इमेज है, यानी इमेज मिरर के पीछे कहीं पे ऑब्जेक्ट इमेज अपनी बना रहा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव हमेशा। क्यों, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां होती है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इधर चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में चलने पर नेगेटिव साइन ही आएगा, तो हमेशा डिस्टेंस कितने रखनी है, नेगेटिव रखनी है। इमेज की डिस्टेंस दो टाइप की हो सकती है, अगर रियल है, रियल इमेज बन रहा है तो हमेशा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा मिरर से पहले ही बन जाता है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि वो यहां बनेगा, कहीं यहां पर बन रहा है मान लो, तो यहां बनेगा तो भी तो इधर ही चल रहे हैं अपन, तो डिस्टेंस तो ऐसे काउंट करेंगे, तो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगी। और अगर इधर बन रहा है, इधर कहीं बन रहा है, तो फिर पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हम इधर काउंट करेंगे इसको। तो अगर राइट साइड में हम जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हम जाते हैं तो नेगेटिव यहां पर रहने वाला है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा नेगेटिव रहेगी। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा, तो इसमें क्या होगी, हमेशा फोकल लेंथ यहां रहेगी, तो ये डिस्टेंस हमेशा इधर आने पे नापी जाएगी, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए इस तरीके से, तो इसका फोकस यहां पर कहीं रहने वाला है, तो उस साइड अगर हम जाते हैं नापने के लिए, तो उस साइड जब हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली। तो साइन कन्वेंशन है, आसानी से याद किए जा सकते हैं, और टिप्स आपको यहां पर दे दी गई है। अब कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने मिरर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, पूरा मिरर इस चैप्टर, इस लेक्चर में इंक्लूड हो गया है। मिरर में कैसे इमेज बनती है, लाइट का क्या यूजेस होता है, इमेज किस तरीके से बनेगी, कहां पर पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की, और कहां पर बनेगा उसका इमेज। तो कॉनकेव में हमने 6 टाइप के पढ़े, कॉन्वेक्स में हमने 2 टाइप के पढ़े, और मिरर फॉर्मूला भी यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का रिफ्रैक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।